नमस्कार, जय भारत। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे नेता के बारे में जिनके संघर्ष के बिना इस देश को कभी आज़ादी मिल ही नहीं सकती थी। गांधी जी का जो मार्ग था वो था कि अहिंसावादी, हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, जिसके अंदर उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस का साथ दिया। सत्याग्रह के साथ ही उन्होंने बोला था कि हमें आज़ादी मिलेगी। पर कुछ ऐसे नेता भी थे जिनको बहुत पहले पता चल चुका था कि ये जो अहिंसावादी बातें हो रही हैं सिर्फ उनके बदौलत ही तो हमें आज़ादी मिल नहीं सकती। हमें कुछ ना कुछ सेना और साथ ही साथ संगठन का उपयोग करना ही पड़ेगा जिस बदौलत हमें आज़ादी मिले। ऐसे ही एक महान नेता जिनके बारे में बहुत सारी किताबें चर्चा ही नहीं करती है, आपने किताबें उठाकर देख लो, अपनी चाहे आप एनसीईआरटी देख लो या फिर चाहे अपनी आईसीसी की किताबें देख लो, उसके अंदर आपको जिक्र मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा की गई, अच्छी बात है। महात्मा गांधी जी की प्रशंसा की गई, अच्छी बात है। पर भगत सिंह की प्रशंसा क्यों नहीं की गई है? जो ये सुभाष चंद्र बोस जी की प्रशंसा क्यों नहीं गई है? ऐसे नेताओं के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? इसलिए आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस बुक के अराउंड ही नहीं बात करेंगे, आपके सिर्फ चैप्टर के अराउंड ही नहीं बात करने वाले कि ये था वो था ये था वो, तो ऐसे नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे जीवन के साथ साथ, क्योंकि आपको भी समझ में आए, हमको भी समझ में आए। साथ ही साथ आप आपके जो भी जूनियर्स वगैरह होंगे, आपके यंगर सिबलिंग्स होंगे, उनको भी आप बताइएगा कि एक महान नेता थे जिनके बदौलत ही हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। चलिए बिना समय का शुरू करते हैं। इस वीडियो का ये जो चैप्टर है इसका 2 पार्ट्स होने वाला है, पहला फॉरवर्ड ब्लॉक और दूसरा आईएनए। क्योंकि ये ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो बुक के अराउंड ही रिवॉल्व करें, आपके सिलेबस के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाले हैं। कुछ इनके जो एक्सपीरियंसेस है, इनकी जो लाइफ की जर्नी है, उनके साथ साथ भी हम चलेंगे। उनके कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी हैं जो कि आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। तो हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो जाए, इस वजह से हमने इस जो चैप्टर है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, आपको छोटा छोटा कंटेंट मिलता रहे, आप आराम से देखते जाइए। तो बिना समय का शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इनका जो नाम है वो है सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही प्रचलित है इस नाम से, नेताजी नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 के अंदर, और जब ये 15 साल के थे, सिर्फ महज 15 साल के। आज के ज़माने को देख लो, 15 साल के बच्चे क्या ही कर रहे हैं, ठीक है, दुनियादारी में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं। उस समय ये 15 साल के होने के बावजूद इन्होंने अपने दिमाग के अंदर 2 लोगों को अपना आइडियल मान लिया था। सिर्फ 15 साल के बच्चे ने। क्या? किन किन को? तो स्वामी विवेकानंद और साथ ही साथ अरबिंदो घोष को इन्होंने 15 साल की उम्र में ही अपना आइडियल मान लिया था। उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी, उनके ही मार्गदर्शन पे चलते थे, उनकी जैसे जैसे जीवनी थी, ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है, तो उनको पढ़ के इन्होंने खुद को डेवलप किया था। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़े ऑरेटर थे, ठीक है। ऑरेटर मैंने समझते हो? ऑरेटर मैंने वो व्यक्ति जो कि ऐसे बोले कि बस जो भीड़ है ना उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़े ऑरेटर थे, इस वजह से ही ये जर्मनी के अंदर जाकर, इनकी दूसरे देश के अंदर जाकर, वहाँ के जितने भी लोग हैं जो कि बेसिकली इंडियन थे, वहाँ पे फंसे हुए थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहते हैं, जो कि लड़ाइयों के द्वारा इंडिया से किसी ब्रिटेन की तरफ से जाए थे ना। तो मान लो जर्मनी के साथ जंग लड़ने गए, वहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो हार गई, तो वो तो वापस आ गई, इनको वहीं पे छोड़ कर आ गई। तो फिर उनके साथ दूसरे देश के अंदर जाकर उनको, उन भीड़ को, 3 से 4 हज़ार के करीब लोग थे, उस भीड़ को इन्होंने खुद की तरफ आकर्षित कर लिया। कैसे? अपने बोलने की कैपेबिलिटी की तरफ से, अपनी जो खूबी थी इनकी कि एक बहुत अच्छे ऑरेटर के तौर पे थे, तो उस टैलेंट की वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा भीड़ को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और उन सभी भीड़ के जितने भी ज़्यादा सदस्य थे, उन सब के अंदर एक जो मोटिव था उनके अंदर फिट कर दिया कि अब तो हमें भले देश के अंदर ना सही पर देश के बाहर भी रहकर हमें कुछ ऐसा काम करके दिखाना है ताकि हमारी जो देश है वो जल्दी से जल्दी आज़ाद हो सके। तो इनकी जो बोलने की जो कला थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत बड़ी एक ऑरेटर थे, ठीक है, ग्रेट ऑरेटर थे। और ये बहुत ही अच्छे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। जैसे समझो उस ज़माने में जब किसी के घर अगर साइकिल आ जाती थी तो सारी की सारी जो भीड़ है, जो गांव की भीड़ है, फिर जो भी शहर की भीड़ है, उनकी तरफ दौड़ पड़ती थी कि अरे देखो साइकिल आई है। उस ज़माने में इनके घर में गार्ड हुआ करती थी, कार, समझ रहे हो, गाड़ियाँ। तो इतने बड़े रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, पैसों की कमी नहीं थी, तो एक अच्छी खासी फैमिली से भी बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिली से। 15 साल की उम्र में इन्होंने 2 लोगों को अपना आइडियल मान लिया था, स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो घोष। क्या ये आपके सिलेबस में है? तो नहीं है, ऐसी बात है, हो ही नहीं सकता कि ऐसी चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर हो। अब जब ये इंटेलिजेंट थे ही और बुद्धिमान थे, इनके परिवार वालों को भी पता था कि ये बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में है, तो इनके पापा मम्मी ने, इनके जैसे आप लोगों के पेरेंट्स ने भी आपके सामने एक बोला हुआ कि बच्चे तुम ये बन जाओ, तुम बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाओ, बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओ, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। आपके पेरेंट्स ने भी एक, उनके अंदर थोड़ी सी उम्मीद होगी
जो कि कभी ना कभी आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये बनो। तो वैसे इनके पापा मम्मी भी चाहते थे कि तुम ये बन जाओ, क्या बन जाओ, तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देकर, जो कि आज के ज़माने में सिविल सर्विस कहा जाता है, यूपीएससी, उस ज़माने में आईसीएस था, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस। तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करके तुम एक अच्छा खासा आईएएस ऑफिसर बनो। इस समय के हिसाब से हम आईएएस ऑफिसर मतलब अज्यूम करते हैं ताकि आपको ज़्यादा रिलेट कर पाओ। तो इन्होंने उस समय 1919 के अंदर लंदन के अंदर पढ़ाई करने गए थे, ठीक है। तो लंदन के अंदर जब पढ़ाई करने गए, क्योंकि इंडिया के अंदर तो उतना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम था नहीं अच्छा खासा, क्योंकि उस समय जो देश था वो गुलामी के अंदर था और ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि हमारे देश के लोग पढ़ें, ठीक है, पढ़ के आगे निकल सके। तो वो 1919 के अंदर लंदन गए। अब लंदन कैसे गए, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो वो जब लंदन गए, तो लंदन में जब 1919 में गए, वहाँ से 1 साल के अंदर पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके 1920 के अंदर चौथी रैंक निकाल के रख दी, चौथी रैंक निकाल के रख दी, ठीक है। तो जब 1 साल के अंदर इतनी ज़्यादा पढ़ाई को इन्होंने कंप्लीट करके जब चौथी रैंक निकाल दी, तो फिर जब इनके मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है अब निकाल चुके तो ज्वाइन करो, तो फिर इन्होंने बोला, अपनी मम्मी से बोला था, इन्होंने खत लिखा था कि मैंने आपका जो आपकी जो विश थी, आपकी जो भी होप था, विश था कि मैं इस आईसीएस परीक्षा को क्लियर कर पाऊँ, आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ, तो मैंने कर दिया। लेकिन मैं कुछ भी कर लूँगा ना, तो मेरे मन के अंदर हमेशा से ये रहेगा कि मैं हमेशा एक ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही काम करता रहा। इनको लगा कि कुछ भी मैं कर लूँ, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है, मान लीजिए मैंने 4th रैंक निकाल दी, लेकिन मैंने अच्छी खासी नौकरी भी कमा ली, कर ली, तो फिर मेरे अंडर रहेगा, खुद के अंदर रहेगा कि मैं हमेशा से एक ब्रिटिश क्राउन के अधीन ही काम करता रहा, उसके अंडर ही काम करता रहा, जो कि मुझे ब्रिटिशर्स की जो चाकरी थी, चाकरी माने नौकरी, वो मुझे नहीं करनी है। तो इस समय उन्होंने अपनी मम्मी को लेटर लिखा और कहा कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो फिर इनकी मम्मी ने बोला, सपोर्टिव थी, पेरेंट्स बहुत अच्छे सपोर्टिव थे, उन्होंने बोला कि देखो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा उनके ही शहर में जाकर उनके एग्ज़ाम को क्लियर करके फिर उनको उनके मुंह के ऊपर लात मार के वापस आने वाला है अपने देश को वापस। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था इनकी कहानी का। अब जब ये 1920 में देखो कहाँ पे थे, लंदन में ही थे। तो फिर जब ये 1923 के अंदर वापस आए ना, तो इन्होंने एक ऑल इंडियन यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। अब ये ऐसा नहीं था कि इनके और गांधी जी के विचार मिलते नहीं थे, पिछली वाली वीडियो आपने देखी होगी, इन दोनों के विचार बहुत ज़्यादा मिलते थे। दोनों का उद्देश्य एक था कि हमें कैसे भी करके इंडिया को आज़ादी दिलवाना है। पर बात कुछ ऐसी थी कि गांधी जी ने चुना कि हम अहिंसावादी, जो अहिंसा वाला मार्ग है उसको अपनाएंगे। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें करने से देश की आज़ादी नहीं मिल सकती, सिर्फ चरखा चलाने से देश को आज़ादी नहीं मिलने वाली, हमें सेना और संगठन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो उस समय तो सबसे शुरुआत की बात है, जब अभी देखो 1923 चल रहा है ना, तो उस समय हमारे पास सिचुएशंस ऐसी थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस वक्त में उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके साथ हैं, गांधी जी के साथ थे, वो हमेशा से थे, अंत तक भी वो कभी इनके विरोध नहीं गए। आगे इंसिडेंट्स पढ़ेंगे गांधी जी ने इनके साथ साथ क्या क्या किया, पर फिर भी ये कभी उनके अगेंस्ट नहीं जाए। उन्होंने बोला कि हो सकता है हमारे मार्ग अलग अलग हों पर हमारी मंजिल एक ही है ना। जैसे मान लो ये एक जगह है और ये दूसरी जगह है और आपको इस जगह पे पहुंचना है, तो हो सकता है मान लीजिए ये ए बंदा है और ये बी बंदा है, तो ए ने ये वाला मार्ग चुना, मतलब ये वाला रास्ता चुना, और बी डायरेक्ट ऐसे पहुंच गया, तो पहुंचने तो एक ही जगह पर है ना। अब भले वो बात अलग है, ए ने कुछ थोड़ा घूम घाम के रास्ता चला और वहीं बी धट से पहुँच गया। तो इन्होंने बोला कि हमारे मार्ग ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम नहीं, हमारे जो मार्ग है वो डिफरेंट हो सकते हैं पर हमारी जो मंजिल है वो सेम होने वाली है। तो अब आते ही लंदन से वापस आए, उसके बाद फिर इनके पास इतना ज़्यादा पावर था, इनसे बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो चुके थे, तो इनको मौका मिला और साथ ही साथ इन्होंने एक गठन का फॉर्मेशन भी करवा दिया, ठीक है, एक संगठन का फॉर्मेशन करवा दिया जिसका नाम है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ठीक है, क्योंकि ये खुद में ही अभी यंग थे, ठीक है, मतलब समझो 1907 के जन्म लिए हैं, 23 में एक फॉर्मेशन करवा रहे हैं। ओके, तो अभी मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग इनकी जो लाइफ जर्नी है उनके साथ ही जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके जो बुक में टॉपिक्स है उसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। ये आप अपनी बुक से मिलाओ, आपके टॉपिक होगा इसके अंदर बोस एंड कांग्रेस करके, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी टॉपिक्स है आपकी बुक से मिलते जुलते, वो सब हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। बस ये है कि बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ स्टोरीज़
जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं है उसे बस इंक्लूड करते रहेंगे ताकि आपको मज़ा आते रहे, है ना। हिस्ट्री में ऐसा तो हिस्ट्री लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, जाहिर सी बात है, तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ बुकिश नॉलेज से बाहर निकल के भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि किताबी कीड़े बनने से तो कुछ होगा नहीं, आर्थिक ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी, अगर नहीं आई होगी तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बोस के साथ साथ कांग्रेस का क्या चक्कर था, मतलब कांग्रेस नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता होगा। फिलहाल इस ज़माने में तो राहुल गांधी आते होंगे, लेकिन पहले कांग्रेस सुनते ही आपके दिमाग के अंदर आता होगा या फिर आता है गांधी जी। तो बेसिकली बात करें कि बोस के साथ साथ गांधी जी का क्या रिलेशन चल रहा था, क्या मुठभेड़ हो रहे थे, क्या ही प्रॉब्लम्स हो रही थी दोनों के बीच में, या फिर क्या क्या चीज़ें कॉमन थी दोनों के बीच में, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया गया, गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण उसे विड्रॉ कर लिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि देखो यार, अभी तो जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा यूनिटी बन चुका है, ठीक है, इधर खिलाफत मूवमेंट भी था तो मुस्लिम के साथ कमेटी भी जो थी वो भी हमारे साथ थी। अब जब इंडिया एक कमेटी, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो उस समय पर 22 लोगों की मृत्यु के ऊपर आपको इस इतने बड़ी महान मूवमेंट को विड्रॉ करना नहीं चाहिए था। इस बात से सिर्फ ये नहीं, बहुत ज़्यादा नेता इनके विरोध गए थे, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा उदास हुए थे, सैड हुए थे, हर्ट हुए थे। लेकिन जैसे भगत सिंह, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, तो उन्होंने भी कुछ अपना अलग मार्ग चुन लिया। तो यहाँ पर ये भी मतलब ये भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए नेताजी, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, अब किया है तो किया है, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं था कि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करते, सबको रिस्पेक्ट करते थे। इन्होंने बोला कि ठीक है, आपने जो किया कोई बात नहीं, हम आपका अभी भी सहयोग देते हैं। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुआ तो भी इन्होंने उनकी जो पार्टी थी कांग्रेस, उसे छोड़ा नहीं। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो भी उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगर छोड़ दिए होते तो नहीं करते, जैसे भगत सिंह ने वहीं पे छोड़ दिया था, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करने के बाद भी कांग्रेस को छोड़ा नहीं, उन्होंने फिर भी उनके साथ खड़े रहे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब इन्होंने शुरू किया गांधी जी ने, तो बोला कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम अभी भी आपके साथ खड़े हैं। अब देखो 1928 के अंदर क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आने वाली थी, ठीक है। हमने ब्रिटिशर्स को एक अल्टीमेटम भेजा था 1 साल का, कि 1 साल के अंदर अगर तुमने हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की, अभी डोमिनेंट स्टेटस का ही टर्म चला है, तो जब हमारी डिमांड क्या थी कि हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दो विद इन द एम्पायर, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट ये कहती थी कि अगर तुमने 1 साल का अल्टीमेटम के तौर पे था, अगर तुमने हमारी डिमांड्स को पूरी नहीं की तो हम अगले साल कुछ ना कुछ बवाल तो खड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे में दम है, हमने खिलाफत मूवमेंट निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1928 के अंदर कलकत्ता सेशन हुआ, नेहरू रिपोर्ट की बैठक हुई थी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेता आए थे, बहुत बड़े बड़े, मोतीलाल नेहरू आए थे, फिर गांधी जी भी आए थे, जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि उस पूरी ऑर्गेनाइज, क्योंकि ये कलकत्ता में रहते थे, ठीक है, कटक में इनका जन्म हुआ था, ओडिशा, लेकिन रहते बेसिकली कलकत्ता में थे। तो कलकत्ता का जब सेशन हुआ था तो उसके अंदर इनके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि ये जो प्रोग्राम होने वाले, जो सेशन होने वाली है, इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो इसे ऑर्गेनाइज करना अच्छे से, जब गांधी जी आए या फिर बड़े बड़े नेता आए तो उनका स्वागत अच्छे से करना, तो इन सब की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ 70-80 लोगों की, जो इनके साथ जो युवा थे, ऑल इंडियन यूथ कांग्रेस वाले, उनको इकट्ठा किया था। फिर उन्हें अच्छी खासी, जैसे ड्रेस होते हैं ना, जो आर्मी की ड्रेस होती है, ब्रिटिश आर्मी नहीं, आर्मी की जो ड्रेस होती है, वैसे ही टोपी, जूते, कपड़े, ये सब पहना कर सब रेडी की थी। तो सभी नेता लोग आए, तो इनके जो ग्रुप बनाया था, तो उनका काम था कि जब भी कोई नेता आए तो उन्हें सलाम ठोको और जय हिंद बोलो, ठीक है। तो जब और सब आए तो उन सब ने अप्रिशिएट किया कि देखो कितनी अच्छी सेना लग रही है, अब लग रहा है कि हमारे पास अपनी खुद की सेना है। वहीं जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने इनके देखा और इनका मजाक उड़ा दिया कि ये क्या बंदरों की फौज तुमने बना के रखी है। इतनी बड़ी उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत किया अपने सेना बनाने में, यूथ कांग्रेस की जो टीम थी उसे लगा दी, जय हिंद का नारा लगवाया, सल्यूट मारना सिखाया। इतना सब करने के बाद इन्हें बोल देगा कि तुमने क्या ये बंदरों की सेना, बंदरों की फौज बना के रखी है। तो इस बात से वो, ऐसा भी नहीं था कि कुछ इस बात से ही वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, अब गांधी जी के एकदम विरोध प्रदर्शन कर दिए थे, ऐसा नहीं था। वो उनके साथ कामली थे, ठीक है, आप बड़े हैं, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आपने जो बोला ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने तो जो करना था वो तो कर दिया, अब इस एंड मोमेंट पे तो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो गांधी जी ने इन्हें बंदरों की फौज कहलाए थे। अब ये वाला जो मामला है ये थोड़ा गंभीर है, क्योंकि ये वाला रिंग होने वाला है इसके साथ, ठीक है, मतलब 38 का इलेक्शन और 39 का इलेक्शन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब जब ये 1928 की बात है, उसके बाद फिर आपको पता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आया था। फिर बहुत सारे नेता लोगों को क्या हो गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। अब अरेस्ट करने के बाद इन्हें यूरोप, जब ये जेल में जब गए, तो एक ऐसा जेल था जिसके अंदर जाने के बाद ये बात तो निश्चित थी कि कोई ना, जिसके अंदर, उस जेल के अंदर जो भी रहने वाला है वो बीमार तो होगा ही होगा। तो वही बात हुई वहाँ पे, जब वो गए तो वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो हेल्थ इशू था। अब हेल्थ इशू के लिए इन्हें यूरोप भेजा गया, क्योंकि इनके पास पैसे वैसे थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो 1933 के अंदर जब ये यूरोप गए तो वहाँ पर वो ठीक भी हुए, और साथ ही साथ फिर बहुत ज़्यादा जब वो ठीक होने लगे तो फिर उन्होंने बोला कि अब ये जो बात है ना, वो अब मेरे आराम, ये जो वक्त है ये मेरे आराम करने का नहीं है, अब मुझे उठना पड़ेगा। इस देश को अभी इसी वक्त मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ पे बेड पे आराम कर रहा हूँ। तो फिर उस समय वो बहुत ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स होते हैं ना, सोशलिस्ट, ऐसी सारी की किताबें पढ़ डाली उसी दौरान जब वो बीमार थे तभी। मतलब समाजवादी चीज़ों के बारे में जान लिया, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो सब जान लिए। वर्ल्ड वार होने वाला है, वर्ल्ड वार 2 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखो 33 चल रहा है, कुछ ही साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, 39 के अंदर शुरू हुआ था शायद वो सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उसके भी वातावरण दिख रहे थे। तो इन्होंने ये सारी चीज़ों को देखा, समझा और उसके हिसाब से प्लान बनाया। फिर 1937 के अंदर इनकी शादी हो गई, ठीक है, एमिली जी से। और 1942 के अंदर इनकी बेटी हुई, जिनका नाम है अनीता बोस, ठीक है। तो 1937 के बाद जब इनकी शादी हुई तो फिर वो वापस आ गए इंडिया। अब इंडिया में आने के बाद देखो 1928 तक इन्होंने कलकत्ता सेशन करवाया था। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इन सबको जेल में लगा दिया गया। अब जेल में गिरफ्तार होने के बाद वो फिर उनकी हेल्थ बिगड़ गई। हेल्थ बिगड़ने के बाद यूरोप गए। अब यूरोप जाने के बाद फिर क्या हुआ, उनकी बहुत दिनों तक वहाँ पर रहे, क्योंकि देखो 1928 में अगर वो यहाँ पर थे, उसके बाद फिर 1933 में वहाँ पर गए, आए वापस 1938 में, लगभग 10 सालों का था, 10 साल का गैप। लेकिन कुछ साल तो यहाँ पे भी थे ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना था। तो कम से कम 5 से 7 साल के अंतर मतलब इतना देर के ड्यूरेशन के बाद वो वापस आए थे इंडिया को। फिर भी लोगों को इतनी इनसे एक अटैचमेंट हो चुका था, इनके अंदर एक लीडर की तरह दिखते थे कि जैसे ही वो वापस आए 1938 के अंदर गुजरात का सेशन हो रहा था, उसके अंदर इन्हें प्रेसिडेंट की पद दिया गया। मतलब इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत गए, और साथ ही साथ इन्हें प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। सोचो, इतना इनके प्रति लोगों को लगाव हो चुका था। अब जब ये इलेक्शन हुआ, सेशन हुआ, तो गुजरात सेशन के अंदर जब ये प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पर जब स्पीच दी तो उसके अंदर उन्होंने ये बातें रखी कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस से हमें आज़ादी कभी नहीं मिल सकती, हमें सेना और संगठन का साथ लेना ही पड़ेगा, हमें खुद की एक फ़ौज बनानी पड़ेगी ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स कुछ ही सालों के अंदर वो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर बिजी होने वाले हैं। जर्मनी ऐसी कुछ प्लानिंग कर ही रहा है, क्योंकि देखो अब ये थर्ड वर्ल्ड वार जब हुआ तो हमें बहुत पहले से सूचना मिलने लगी कि होगा वॉर तो होगा ही होगा, रशिया करेगा। वैसे ही सिचुएशंस है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगले दिन हमें पता चल ओह अच्छा वॉर हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। हमें पहले से ही सिचुएशंस अराउंड की जो सिनेरियो होते हैं उन सबसे पता चलने लगता है कि वॉर तो होने की संभावना बन रही है। तो इन्होंने बोला कि देखो अब ब्रिटिशर्स के ऊपर आतंकी हमले होंगे, आतंकी नहीं फिर भी वर्ल्ड वार होगा, वो उधर इंगेज होने वाले हैं। अब उस समय अगर हमने खुद की फ़ौज बना के रखी होगी तो हम इधर से हंगामा करेंगे, वो उधर से आएंगे और दोनों तरफ से ब्रिटिशर्स फंस जाएंगे। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, इस देश को छोड़ के भागना। इन्होंने ये सारे पॉइंट्स बोले वहाँ पर उस स्पीच के अंदर। अब जब इन्होंने ये सारे पॉइंट्स बोले तो गांधी जी को एक बात स्ट्राइक करती, अरे मैं इतने सालों से अहिंसा का पुजारी बन के घूम रहा हूँ, ये नौजवान लड़का कुछ ही सालों के अंदर मेरी तो सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देगा। अब क्योंकि देखो कोई भी नेता 7 साल बाद वापस आता है तो कोई उसे जानता भी नहीं, पहचान भी नहीं सकता, अरे तुम तो फिरंगी बन चुके थे, तुम तो विदेश चले गए थे। लेकिन इनके पास वो कैपेबिलिटी थी, इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी, खूबियाँ थी, जिस वजह से इतने सालों बाद भी जब ये वापस आए तो लोगों को इनके अंदर एक उम्मीद की किरण देखी कि हाँ यही वो आदमी है जो हमें आज़ादी दिलवा सकता है। तभी गुजरात के सेशन के अंदर इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। और जब इनकी बातें, इन्होंने जब ऐसी बातें रखी कि हमें सेना और संगठन का साथ लेना पड़ेगा अपने आप को इस ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाने के अंदर, तब गांधी जी ने बोला कि अब अगली बार जब तुम इलेक्शन लड़ोगे तो फिर देख लेना मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा। क्योंकि उन्हें डर लग गया था, क्योंकि अब ये देखो अहिंसावादी की जगह हिंसावादी बातें कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगी ना,
इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट को जो त्रिपुरी सेशन हुआ था उसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि दोनों रिलेट करवाने लायक है, दोनों एक साल के अंतर्गत ही हुए थे। इन्होंने क्या डिमांड्स रखी थी वो तो बाद में बात किया जा सकता है, पर दोनों सेशंस को साथ में चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब ये त्रिपुरी फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? गुजरात के अंदर। सेकंड सेशन कहाँ पे हुआ? तो त्रिपुरी के अंदर। जब त्रिपुरी के अंदर 1939 के अंदर जब सेशन हुआ, बोस ने इलेक्शन में पार्ट लिया, लेकिन गांधी जी ने बोला कि देखो बोस, देखो नेताजी, अगर तुमने इस इलेक्शन के अंदर पार्ट लेकर जीत लिया तो फिर मैं समझूंगा कि ये मेरी हार है। और इन्होंने, गांधी जी को पता था कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, इस वजह से गांधी जी ने खुद की जगह पट्टवी सीतारामैया को खड़ा कर दिया था, ठीक है, इलेक्शन के अंदर, कि कांग्रेस की तरफ से कौन है? तो पट्टवी सीतारामैया है, और बोस इलेक्शन में पार्ट थे ही, दोनों ओपोनेंट थे। गांधी जी ने साफ साफ बोल दिया था कि देखो बोस, अगर तुम जीते तो समझ लेना ये मेरी हार है। अब इस समय क्या हुआ? जाहिर सी बात है बोस जीते थे। अब बोस जीते तो उनके साथ ही साथ क्या था? मान लो 14 लोगों की, मान लो नहीं, 14 लोगों की एक ग्रुप था, ठीक है, संगठन कह लो, 14 लोगों का ग्रुप था, जिसके अंदर 12 लोग ऐसे थे जो कि गांधी जी के साथ थे। तो अब गांधी जी की हार समझो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर तुम जीते तो समझो मेरी हार। तो गांधी जी के हारते ही ये जो 14 लोग थे, इनमें से जो 12 लोग थे, इन्होंने अपने इस्तीफा खड़ा कर, मतलब इस्तीफा दे दिया कि बोस लीजिए, अगर आप जीते तो समझ लीजिए हम आपके दल से चले गए। तो अब आपको ही ये जो 3 लोगों की मतलब 2, तो ये दोनों जो कि 12 में से 14 माइनस कर दो, 2 बचे, और एक आप अपनी जो फौज है वो कहाँ तक ले जा सकते हैं वो आप देखिए। तो गांधी जी के पास गए कि देखो तुमने तो पूरी की पूरी सेना ही नष्ट कर दी, हमने तो इधर इलेक्शन करके जीता है। तो फिर गांधी जी के पास, मतलब टेंट लगा के रहते थे ना, इलेक्शंस वगैरह पहले जब होते थे, तो टेंट लगा के जब गांधी जी बैठे थे वहाँ पे बोस गए। बोस ने पूछा कि आप बताइए मुझे, आपकी दिक्कत क्या है मेरे साथ? मैंने इलेक्शन में पार्ट लिया, ऐसा तो है नहीं कि मैंने चीटिंग की है, मैं आपसे ज़्यादा बहुमत से मतलब जीता हूँ, जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब गांधी जी से ज़्यादा इनके पास वोट्स आए थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेरी क्या गलती है? तो फिर इस वक्त उन्होंने बोला था कि देखो बोस, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो मार्ग चुना है, चूज़ किया है, उसके बेसिस में तुम इस देश को आज़ादी दिलवा सकते हो, तो सबसे पहला आदमी मैं ही होने वाला हूँ जो कि आके तुम्हारी पीठ ठपठपाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरा मार्ग नहीं है जो तुमने चूज़ किया है, क्योंकि वो हिंसावादी बात थे, वो आर्मी बनाने की बात कर रहे थे, वो बोले थे कि ब्रिटिशर्स अभी कमज़ोर होने, उनके ऊपर हथौड़ा मारने का है, और गांधी जी बोले थे कि अगर वो कमज़ोर पड़े तो हम क्यों हटेंगे, हम उनका साथ देंगे, वो वार के लिए बोलेंगे तो हम उनका साथ देंगे, ऐसा गांधी जी बोल रहे थे। यहाँ पे दोनों की मेंटेलिटी अलग हुई। फिर भी बोस जी ने बोला कि देखो, हमारे भले ही मेंटेलिटी अलग है, पर हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो तो सेम ही है, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कोई किधर से भी चला जाए, ठीक। उसके बाद उसी वक्त बोस जी के जीतते ही गांधी जी की हार हुई, फिर बोस ने रिज़ाइन कर दिया। ये डेट याद रखो, 29 अप्रैल 1939 के अंदर बोस ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। आपको अगर लगता है कि मैं आपके साथ ना ज्वाइन करूं तो ठीक है, 12 लोगों के इस्तीफे से तो ज़्यादा अच्छा है ना कि मैं एक इकलौता इस्तीफ़ा दे दूं। तो वहीं पर बोस ने रिज़ाइन कर दिया कि ठीक है, मुझे प्रेसिडेंट वगैरह बनना ही नहीं है, मैं अपने खुद की दल बना लूँगा। इसी के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया था। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ये पॉइंट्स जो हैं, गांधी जी के साथ इनके साथ क्या क्या मुठभेद हो गए, क्या क्या पॉइंट्स रखे थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले भी आप एक बार देख लो आपको सारे पॉइंट समझ में आए हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल गई, फिर से रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्ट विद गांधी जी। तो गांधी जी के साथ क्या हुई, अब देखो, बोस ने बोला, नेताजी ने बोला कि हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही हो, मतलब हम लोग बड़े स्तर पे इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दें। वहीं गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं, स्मॉल स्केल पे भी ठीक है, छोटा छोटा चल ही रहा है। अब इन्होंने बोला लार्ज स्केल पे क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेरोजगार बैठे हैं हमारे यहाँ, ठीक है, फार्मर्स है, तो फार्मर लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, तो कम से कम इन्हें कुछ ना कुछ काम में तो लगवा दें, अपना घर का चालन तो मतलब खर्चा तो चल सकता है। लेकिन तो इस वजह से इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हमें एक बड़ी अब इंडस्ट्रीज़ बनाना शुरू बनाना देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। बट गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, छोटे पर भी ठीक है, छोटा भी काफ़ी है। फिर गांधी जी ने जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे, ये कहाँ से आया, पिछली वाली वीडियो देख कर आओ, कहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जब गांधी जी गए थे, वहाँ पे उन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उस डिमांड से सहमत नहीं थे। दूसरे पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट ये कि ये जो नेताजी हैं वो बोलते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो कि मान लो
ये हमारे इंडिया का भाई अपमान हो जाएगा ऐसे मैं बना दिया तो। मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बना तो सकते नहीं है क्योंकि अपमान हो जाएगा अपने भारत के नक्शे का। तो इंडिया के अंदर मान लो ये वाला जो पोर्शन है वो एक प्रिंसली स्टेट है, वो नहीं चाहता कि मैं आपका जो ब्रिटिश इंडियन यूनियन बना जो रहे हो, ठीक है, उसका मैं पार्ट बनूँ। तो गांधी जी बोलते थे ठीक है तुम नहीं बनना चाहते तो ठीक है, हम तुम्हारी परवाह भी नहीं करते। गांधी जी ने बोला कि ठीक है तुमको नहीं बनना मत बनो, तुम जाओ, तुम अपने बल पे ही रहो। वहीं सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि क्यों, वो भी तो हमारे ही देश का पार्ट है, भले वो इस पार्टी के अंदर नहीं आना चाहते तो क्या मतलब उसको तकलिया कर दोगे, नहीं ना। तो वो प्रिंसली स्टेट्स का हेल्प करना चाहते थे नेताजी। वहीं गांधी जी बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं, तुमने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, पार्टी नहीं ज्वाइन करोगे तो हम कैसे तुम्हारा साथ देंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो फिर गांधी जी ने बोला, नहीं सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि जब दुश्मन ज़्यादा कमज़ोर हो तो वही सही मौका होता है उसके ऊपर हमला करने का। अभी ब्रिटिशर्स लड़ाई कर रहे हैं, उधर उलझे पड़े हैं, यही मौका है इधर हमें दंगे फसाद करने का, ताकि वो या तो हमारी मांगें पूरी करें या फिर इस देश को छोड़ के चले जाएं। वहीं गांधी जी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दुश्मन है ना, कमज़ोर है, इस समय हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। वो जो देते हैं, वो जो भी पॉइंट्स रखते हैं उनके साथ हमें सहयोग दे देना चाहिए। वो बोलते आर्मी हमारी चाहिए, हमें उन्हें दे देनी चाहिए। वो बोलते कि डोमिनेंट स्टेटस मिलना चाहिए, तो ठीक है हम अभी फ़िलहाल चलो कम से कम कुछ नहीं से तो कुछ भला है, ऐसा गांधी जी का विचार था कि कम से कम डोमिनेंट स्टेटस तो देख रहे हैं, उससे पहले तो वो भी नहीं दे रहे थे। तो फिर वहीं सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे थे अच्छा डोमिनेंट स्टेटस दे रहे, 28 में कहाँ थे जब उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आई थी। अभी तो ये लोग मतलब प्रॉमिस भी नहीं कर रहे ना, कि कुछ उम्मीद भी नहीं है कि हमें पार्टीशन मिलेगा कि नहीं। अब सोचो इस समय गांधी जी की बात अगर मान ली गई होती, हमने डोमिनेंट स्टेटस कबूल कर लिया होता, तो शायद आज भी हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहते। इसीलिए बोलते हैं इनकी कहानी लुप्त हो चुकी है। किसकी? नेताजी की। तो जहाँ तक समझ में आ गया होगा, नीचे तो त्रिपुरी कांग्रेस जो त्रिपुरी सेशन हुआ था उसके बारे में ही है। आप एक बार देख लो, आपको सारे पॉइंट समझ में आए हैं कि नहीं। समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं कि अब कब फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन हुआ, क्यों हुआ, किस किस ऑब्जेक्टिव्स पे हुआ था और क्या क्या इसका अचीवमेंट्स थे। उससे पहले ये 29 अप्रैल 1939 के अंदर इन्होंने क्या किया, ये जो त्रिपुरी सेशन हुआ था इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया था, रिज़ाइन मार दिया था। 3 मई 1939 के अंदर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन कर दिया। बोले कि अच्छा ठीक है, आपने मुझे बोला ना कि तुम अपनी तुम अपना अलग मार्ग चुनो। मैंने अपना अलग मार्ग चुन लिया, मैंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक संगठन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसका काम क्या था, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव ये थे कि लिबरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर पार्ट कौन कौन लेंगे, वर्कर्स भी, पीजेंट्स भी, फार्मर्स भी, मर्चेंट्स भी, मतलब जितने भी ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली है उससे भी ज़्यादा लोअर क्लास जो भी हो, जो भी हमारे साथ इस देश को आज़ादी दिलवाने के अंदर जो भी अपना अपना साथ दे सकता है वो दे। हम आपके साथ हैं और आप भी हमारा साथ दीजिए। पहला पॉइंट ये था कि देश की आज़ादी, और किसके द्वारा, तो हम सब मिल के करेंगे ना, क्यों बैठे हम लोग, हम भी तो देश के नागरिक हैं। सिर्फ एक ही नेता करते रहेगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा, हमें उन सबके साथ जाना होगा, तो इनका सपोर्ट करना है। फिर दूसरा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज ऑन सोशलिस्ट राइट। जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे कि इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है उसे वैसे ही छोड़ देंगे, एग्रीकल्चर के लिए जितना नुकसान हुआ है उसे वैसे ही छोड़ देंगे। हम लोग इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन करवाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स का लॉस हुआ है वो सब रिकवर हो सके। इसी की बात इन्होंने यहाँ पर की थी कि हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे गांधी जी ने खारिज किया था, बोला कि नहीं स्मॉल से भी चलेगा। वहाँ पे ये वादा कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, अगर आपने हमारा साथ दिया तो हम बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तनख्वाह मिलेगी। ये जो अपना देश है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, वो इससे बाहर निकल कर आएगा, ये इनका प्रॉमिस था। फिर इन्होंने बोला कि जो ज़मींदारी सिस्टम इन लोगों ने लगा के रखा है ना मुगलों के राज से, और ये जो ब्रिटिशर्स इन्होंने और भी ज़्यादा टैक्स लगा के रखा है, तो उसको भी हम ख़त्म कर देंगे, पूरा का पूरा एबॉलिश हो जाएगा। कोई भी ज़मींदारी सिस्टम नहीं चलाएगा, कोई भी ज़मींदार होगा ही नहीं, सब अपने हिस्से के मालिक रहने वाले हैं।
फिर उन्होंने बोला कि न्यू मोमेंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम होगा। जमींदारी हट जाएगा तो क्या होगा, तो मोमेंट्री सिस्टम होगा, क्रेडिट सिस्टम होगा। जैसे कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम, तुम हमें अनाज दो तो उसके जगह पे हम तुम्हें, मतलब पैसे की जगह तुम अनाज देते थे और हम उसके बदले कुछ खाना ले लेते या फिर जो भी चीज़ें हमें चाहिए। तो अब बोलते थे कि देखो हम लोग बार्टर सिस्टम से कॉइन पे आ चुके हैं, कॉइन से रुपीज़ पे आ चुके हैं, अब थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन किया जाए, एवोल्यूशन तो हो ही रहा है ना, तो हम भी थोड़ा सा सहयोग दे देते हैं। ये था। फिर एक पॉइंट और भी आपकी बुक के अंदर कि नेताजी अरेस्ट भी हुए थे और साथ ही साथ कैसे करके भाग भी गए थे। तो 1940 के अंदर वो अरेस्ट हो गए थे, ठीक है। अब अरेस्ट होने के बाद फिर क्या हुआ, अरेस्ट हुए तो फिर बोले कि अब हंगर स्ट्राइक भी चले गए, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके बाहर निकलना था। तो जब हंगर स्ट्राइक, जैसे भगत सिंह गए थे, तो हंगर स्ट्राइक पे जब गए तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। अब जब बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो फिर ब्रिटिशर्स के ऊपर डर बढ़ गया कि अगर बोस ने अंदर ही दम तोड़ दिया तो ये जो भीड़ है ना बाहर जो बैठी है इसका साथ दे रही है, इनके बस हमारे ऊपर भड़क जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने क्या बोला कि हम जब जेल के अंदर है तो उन्हें जेल से रिहा करके होम अरेस्ट करवा दिया, यानी घर के अंदर नज़रबंद, घर के अंदर थे और बाहर बहुत ज़्यादा सीआईडी की नज़रबंदी हो गई, मतलब सीआईडी बाहर खड़ी थी, ठीक है। अब 1941 के अंदर वो रातों रात भाग गए, सीआईडी से बचते बचाते। बाहर पीछे पुलिस वाले लगे हैं, फिर भी ये अपने भतीजे की मदद से, गाड़ी तो इनके पास थे ही, तो रातों रात अपने भतीजे से पूछते तुम्हें गाड़ी चलाने आती है, बोला कि हाँ आती है। तो बोले कि ठीक है मेरे को लेकर चलो, इधर पहरेदार है, उधर ये गाड़ी लेकर चले गए। अब सोचो ये इतने महान थे कि ये कोलकाता से चले, कलकत्ता पहले ज़माने में था, तो कोलकाता से चले और ये पाकिस्तान पहुंच गए और किसी को पता भी नहीं चला। 6-7 दिनों के बाद भी किसी को पता नहीं चला कि बोस है कि नहीं है। और फिर इनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि बोस यहाँ पर नहीं है, जो तुम लोग सोच रहे हो ना वो है ही नहीं, बोस यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर पाकिस्तान में, जो कि आज का पाकिस्तान है, पहले तो पाकिस्तान ही नहीं था, तो उस समय का था ये पेशावर, ठीक है, पेशावर था, आई गेस आपकी बुक में लिखा होगा पेशावर। तो कोलकाता से पेशावर गया और किसी को भनक भी नहीं लगी कि बोस अंदर है भी कि नहीं है। अब पेशावर जाने के बाद फिर उनका प्लान था कि रशिया जाएंगे, रशिया से दोस्ती करेंगे, रशिया के बर्लिन में जाएंगे। लेकिन फिर वहाँ पर पहुँच ना पाए, वो पहुँचे जर्मनी। अब जर्मनी में गए तो जर्मनी बोला कि ठीक है देखो ब्रिटिशर्स आए थे हमसे लड़ाई करने के लिए। जो स्टार्टिंग में वीडियो याद रखो, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे, जो लोग यहाँ इंडिया वाले थे वहाँ पर जाकर लड़े हैं। ब्रिटिशर्स तो वापस आ गए, उनको वहीं पे छोड़ दिया, उन्हीं को कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। उन्हें अब जर्मनी की आर्मी क्या ही करेगी, उनके लिए तो ये कैदी है। तो जब ये जो बोस है वो जब जर्मनी गए, हिटलर से मुलाकात की, तो हिटलर से मुलाकात करने के बाद हिटलर ने बोला कि ठीक है हम आपका साथ देंगे, आपकी देश के खिलाफ जो लड़ाई है, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन आपका दुश्मन, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, कौन है, ब्रिटेन है, तो हम दोनों एक ही साथ मिलकर लड़ाई करेंगे, पर उससे पहले मेरे पास आपके लिए कुछ गिफ्ट है। तो बोले क्या गिफ्ट है, तो मेरे पास कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं जो कि 3000 से 4000 के करीब लोग थे। अब वहाँ पर इनका जो स्किल था ना ग्रेट ऑरेटर वाला, कि बहुत अच्छा भाषण देते थे, वहाँ पर इन्होंने ऐसा भाषण दिया कि बस लोग तो अब जीने मरने को तैयार हो गए इनके लिए कि हाँ अब तो देश को आज़ादी मिलके ही रहेगी, हम हैं आपके साथ, सबके साथ खड़े हैं। तो 3000 से 4000 लोग थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तौर पर, उनका साथ लिया और उन्होंने एक रेडियो स्टेशन बनाया, फ्री इंडिया। तो वहाँ पर हर दिन वो अपना भाषण देते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि अब हमें कैसे करके अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि हम लोग देश के बाहर रहकर भी देश का साथ देंगे उसकी आज़ादी के लिए, ठीक है। फिर जब जर्मनी ने इनका देखो इनका प्लान क्या था, इनका चाहते थे कि रशिया भी जाएं ताकि रशिया से साथ, रशिया बड़ा देश है, रशिया से दोस्ती कर ले, पर वो अब आए कहाँ पर, जर्मनी पहुँच गए। तो फिर इनका प्लान था कि ठीक है अब जर्मनी तो हमारे साथ है, अब रशिया को भी ले लेते हैं। उसी वक्त जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। अब बोले कि अरे ये क्या कर दिया, तो वो जाकर हिटलर से बात की कि आपने रशिया के ऊपर अटैक क्यों किया। तो हिटलर बोला कि अरे तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि ठंडियाँ आते आते ये जो रशिया है वो हमारे कब्जे के अंदर होगा। उनका कॉन्फिडेंस देखो, ओवर कॉन्फिडेंस था वो बंदा हिटलर, कि ठंडियाँ आते आते हमें क्या मिल जाएगा, रशिया हमारे अंडर हो जाएगा। तो फिर अब उन्होंने कि अब ठीक है, जर्मनी ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया तो रशिया के साथ हम दे नहीं सकते वरना जर्मनी हमारे खिलाफ हो जाएगा। बोले कि हमने तुम्हारे को जगह दी, अब तुमने हमारे ही खिलाफ आग उठा रहे हो। ऊपर से रशिया जब उधर अटैक हो चुका है उसके ऊपर, तो दूसरे लोगों के मामले में क्यों फंसेगा, वो तो पहले अपनी जान बचाएगा ना। तो इस वजह से जर्मनी ने बोला कि देखो तुम क्या करो कि हम यूरोप, देखो जर्मनी क्या है, ये मान लो ग्लोब है ना,
ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ चुके पुराने वाले। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूँगी जिससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। ये हमारा ग्लोब है। अज्यूम करो कि इस जगह पर हमारा इंडिया है, ठीक है, इस जगह पर है हमारा जापान, और इधर कहीं पर है रशिया, और यहीं पर है कहीं जर्मनी। जर्मनी नहीं, यूरोप है। तो फिर इंडिया के से जर्मनी यूरोप गए थे, ठीक है, यूरोप गए थे नेताजी। तो बोला था कि देखो वहाँ से यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल है, तुम एक काम करो, हमारा एक दोस्त है जापान, तुम इसके पास चले जाओ। तो बोले कि ठीक है, अब जापान चले जाते हैं, लेकिन अब कैसे जाएंगे भला? तो फिर इन्होंने पनडुब्बी समझते हो, पनडुब्बी माने सबमरीन्स, तो सबमरीन्स के अंदर बैठाकर जर्मनी से ये तैरते तैरते इधर उधर घूमते 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 जापान आ चुके थे। तो जापान आए तो फिर जापान के जो प्रेसिडेंट थे तोजो, ठीक है, इनका नाम क्या था, तोजो। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरी है, बस सुनते जाओ कि जब जापान के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था तोजो, इन्होंने इनको समुराई का टाइटल दिया था, ठीक है। तो अगर अपने ये जो टर्म है समुराई, ये याद रख लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लिख सकते हो जब इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे तो आप लिख सकते हो कि ऑल्सो नोन एज समुराई नेताजी गिवन बाई समुराई गिवन बाई तोजो प्रेसिडेंट ऑफ जापान। ऐसा कर दोगे तो टीचर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, अरे वाह बच्चे ने पढ़ाई तो की है, आउट ऑफ बॉक्स पढ़ा है, अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर जब समुराई बने तो जापान में गए, तो जापान में भी बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे। तो क्यों थे, तो वहाँ पर यहीं पर कहीं एक छोटा सा शहर है सिंगापुर, ठीक है, नाम सुना होगा। तो सिंगापुर के पास भी इन लोगों ने लड़ाई, वहाँ पर पहले ब्रिटेन का कब्जा था, तो जापान ने वहाँ पर अटैक किया था, और वहाँ के जितने भी ट्रूप्स थे वो ब्रिटिशर्स तो भाग गए थे, जो बच गए वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो कि इंडियंस थे। तो वहाँ पे कुछ लोग बच चुके थे, जिसके अंदर कौन थे, रास बिहारी बोस थे। घोष नहीं रहो, देखो रास बिहारी, घोष अलग है और बोस अलग है, रास बिहारी बोस, ठीक है। तो रास बिहारी बोस थे, तो वो भी उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर में ही थे, जो कि इंडिया से मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं थे, लेकिन फिर भी एक घुसपैठिए के तौर पे थे, क्योंकि वो इंडिया के अंदर जब थे तो वहाँ इंडिया में उस समय का जो वाइसरॉय था उसके ऊपर ने बम फेंक दिया था, और बम फेंक दिया था तो इनका जो पूरा जो कंधा था वो पूरा निकल चुका था, मतलब मरे तो नहीं थे, लेकिन जो पूरा मांस हट गया था, हड्डियाँ दिख रही थी, उनके पीछे जो आदमी खड़ा था वो पूरा का पूरा जख्मी हो चुका था। तो वहाँ से बचते बचाते, इंडिया से बचते बचाते वो जापान पहुँचे थे, सिंगापुर पहुँचे थे, तो वहाँ पर वो रहते थे। तो रास बिहारी बोस जी को जब पता चला कि अरे नेताजी आए हैं, तो बस उनका साथ दिया, और वहीं से फॉर्मेशन, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, इसको एक नई मोड़ मिली, नई ओढ़ मिली, नई छोड़ मिली, सब कुछ मिल गया। उसके बाद ही हमारे पास एक और टॉपिक आएगा, जो इंडियन आर्मी है, मतलब INA का फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल आर्मी। उससे पहले ये जो रास बिहारी बोस थे बहुत ही बड़े एक रेवोल्यूशनरी थे। अब जैसे आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े होंगे, आपको ये भी दिखा होगा कि भगत सिंह भी बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, उधम सिंह में एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे। लेकिन ब्रिटिश इंडिया करती क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है उन सबको टेररिस्ट का दर्जा दे देती है, ठीक है, उन सबको रेवोल्यूशनरी का दर्जा नहीं देकर टेररिस्ट का दर्जा दे देती है, ठीक। ओके, सो आई होप ये जो पूरा लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम INA के फॉर्मेशन की बात करेंगे, वहाँ पर एक और आदमी का नाम आएगा, मोहन सिंह। तो क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जो INA है उसका फॉर्मेशन सबसे पहली बार मोहन सिंह ने किया था, तो उसके पीछे की कहानी जानेंगे कि मोहन सिंह कौन थे और क्यों उन्होंने INA का फॉर्मेशन किया, और क्यों नहीं सिर्फ जो INA है उन्हीं के नाम से जानी जाती है, नेताजी का इसमें क्या रोल था, और फिर कैसे वो अपना प्लान करके इंडिया के अंदर इन्वेड करने वाले थे। तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एकदम चरम सीमा पे था, ब्रिटेन ने लड़ाई छोड़ दी, मतलब जापान के ऊपर भी हमला कर दिया, हिरोशिमा नागासाकी, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर क्या वो मिस्ट्री थी जिस वजह से हमें आज भी नहीं पता चला कि जो बोस थे, नेताजी जो बोस हैं, वो वहीं पर वो भगवान को प्यारे हो गए, या फिर वो बाद तक भी जिए थे, 2012 के अंदर गुमनामी बाबा बन के वो भगवान को प्यारे हुए, या फिर वो बहुत पहले ही जा चुके थे। इन सारी बातों को अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ गई होगी, थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया होगा
तो एक्सट्रीमली सॉरी। कहाँ कहाँ पर आपको ज़्यादा स्लो करवाने की ज़रूरत है ये आप कमेंट में कर दीजिए कि ये जो पॉइंट्स हो रहे हैं जो ज़्यादा डिस्कशन वाले हैं या फिर उनमें थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है, मतलब थोड़ा आप स्लो कर दीजिए। अगर कुछ ऐसे सजेशंस देने होंगे कुछ भी किसी भी टाइप का कि ये दे दो वो दे दो, तो जो भी दोगे जो भी बोलोगे वो सबका डिमांड आपको सुना जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।